गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपको हमने बैक्टीरिया का एक पीडीएफ सेंड किया है। जो पीपीटी हमने बनाई थी उस पीपीटी की एक पीडीएफ बना करके मैंने आपको बैक्टीरिया का पीडीएफ सेंड कर दिया है। देखिए, अब वो जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है वो एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू का मतलब होता है कि जो भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स का एक ऊपर ऊपर से हमने बता दिया। अब उन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ने के लिए ये वाले पीडीएफ भी आपको उसके साथ में ही लिखना है। तो आज से हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4 बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया जो है क्या होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोन आप जानते होंगे किसे कहा जाता है। तो जो बैक्टीरिया है इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें कि किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इसकी खोज सबसे पहले किसने की, वो चीज़ तो 1656 में सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने जो भी बारिश होती है, बारिश में जो रेन ड्रॉप्स होती है, रेन ड्रॉप्स में जो बारिश की बूंद है उसमें सबसे पहले, क्योंकि हमेशा बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है और वन ड्रॉप जो रेन वाटर है उसके अंदर मल्टीपल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो ड्रॉप उन्होंने देखा, उसे डिस्कवर किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने उसे नाम दिया एनिमल क्यूले। एनिमल क्यूले मतलब कंप्लीट फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो कि एक पानी की बूंद में प्रेजेंट थी। तो उन्होंने सबसे पहले नाम क्या दिया, एनिमल क्यूले। मतलब कि इनके डिस्कवर करने से पहले, इनकी खोज करने से पहले इसे बैक्टीरिया नाम नहीं दिया गया था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, इसे नाम दिया एनिमल क्यूले। इसके बाद में ई हैकेल आए। इन्होंने 1894 में ये कहा कि जो भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर हैं, तो उन्हें एक अलग से किंगडम में रखा जाए, एक अलग से क्लास में रखा जाए, जिसे कि प्रोटिस्टा उन्होंने नाम दिया कि हम प्रोटिस्टा में इनको इंक्लूड करें। अब जब प्रोटिस्टा में रखा गया तो प्रोटिस्टा को अगेन डिवाइड किया गया, अगेन कैटेगराइज किया गया, लोअर प्रोटिस्टा एनिमल और हायर प्रोटिस्टा एनिमल। यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं और उनमें कुछ स्पेशल फीचर हैं, उन्हें हम हायर प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं। और जिनमें बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप के कैरेक्टर होते हैं उनको हम लोअर प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं। तो हैकल ने प्रोटिस्टा वर्ड के लिए कहा और इसके साथ ही इसे लोअर प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिन्होंने 1829 के अंदर एरनबर्ग, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया जीनस को आइडेंटिफाई किया था कि बैक्टीरिया एक जीनस है और ये प्रेजेंट होता है, ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद में ओरिजिन एंड नेचर ऑफ बैक्टीरिया पे सबसे पहले लुईस पॉस्चर ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया की प्रकृति कैसी होती है और बैक्टीरिया का उद्भवन कैसे होता है, उनकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है। तो उन्होंने ये बोला कि जो फर्मेंटेशन होता है किसी भी डेड, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के, तो उसमें जब फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन के जिनके कारण होता है उसे ही हम बैक्टीरिया कहते हैं। और हमेशा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, यानी जो पहले से ही प्रेजेंट होती है, उन्हीं से नए बैक्टीरिया का डेवलपमेंट भी होता है। इस बात पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। इसके बाद में, इनके बाद में आए हैं रॉबर्ट कोच और इनकी एक थ्योरी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की। किसी भी रोग के होने के पीछे कोई ना कोई रोगजनक होता है जो कि उस रोग को फैलाता है, तो ये कहलाती है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। और उसके साथ इसे कोच पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है। इन कोच पोस्टुलेट्स जो हैं, इसमें रॉबर्ट कोच ने 2 डिजीज़ेस को यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया था, जिसमें एक थी एंथ्रेक्स और दूसरा था ट्यूबरक्लोसिस। इन दोनों के पीछे कि एंथ्रेक्स जो कि एनिमल में होने वाला डिजीज़ है और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाला डिजीज़ है। तो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका मेन रीज़न जो होता है वो बैक्टीरिया ही होते हैं। और इसी के कारण उन्होंने ये बोला
कि रोग की उत्पत्ति जो है वो रोगाणुओं के द्वारा ही होती है। ये इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज मतलब किसी भी रोग के होने के पीछे उस रोगाणु ही होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि रोगों की रोगाणुओं द्वारा उत्पत्ति होती है। तो ये था सारा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया पे, यानी बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, तो उस टॉपिक पे देखिए, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एट एवरीवेयर। ये बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करते हैं और ये मैक्सिमम टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं। जहाँ पर कहीं वोल्केनो हो रहा होगा, कहीं ज्वालामुखी फट रहा होगा, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ भी बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। और अगर कहीं पे टेम्परेचर बहुत लो है, बिल्कुल ट्रॉपिकल या कोल्ड वाटर है, उसमें भी बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया के लिविंग रहने के लिए या उसके ज़िंदा रहने के लिए कोई भी तरीके का टेम्परेचर हो सकता है और ये सभी जगह उपस्थित होते हैं। फिर है ऑटोट्रॉफिक, सेपेरोफिटिक और पैरासाइट, मतलब ये 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरिया अपना फूड फॉर्मेशन कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, जैसे आपने सुने होंगे सल्फर बैक्टीरिया हैं या पर्पल बैक्टीरिया हैं, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो किस तरीके से अपने फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को करके और ऑटोट्रॉफिक की तरह वर्क करते हैं। इसके बाद आते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक को हम हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी, यानी कोई डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं या फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अपने जीवन के लिए जो भोजन है, उस भोजन के लिए वो किसी मृत जीव पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेप्रोफिटिक। देन पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जो किसी पर जिंदा रहे, किसी पर पूरी तरीके से फूड के लिए डिपेंडेंट रहे। देन यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं और इन्हें नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाते हैं, जिनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, उन्हें हम कहेंगे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाने वाले जीव। इसके बाद है सेल वॉल, जो है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। इनके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो म्यूकोपेप्टाइड की प्रेजेंट होती है और यहाँ पर जो आउटर लेयर है उसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है, सेलुलोज वॉल नहीं पाई जाती। इसके साथ ही प्रोकैरियोट्स हैं, बट न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट होता है। जबकि आपको पता है कि वायरस के केस में जब हमने देखा था तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए प्रेजेंट था या फिर आरएनए पाया जा रहा था। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि इसके चारों तरफ तो कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और साथ ही इसमें कोशिकाबद्ध कोशिकांगों की अनुपस्थिति होती है, यानी नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट पाए होते हैं यहाँ पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर से, आपको पता है कि डबल सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। और इसमें एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं मीजोसोम्स, वो मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ये एक्चुअल में जो इनर वॉल होती है उस इनर वॉल के अंतर्वलन से बनते हैं, उनके इन्वॉल्यूशन से बनते हैं। इसके बाद में इनमें रिप्रोडक्शन कितने तरीके का इसमें जनन पाया जाता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो इसमें एब्सेंट होगा, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन की फॉर्म में होता है, मतलब द्विविभाजन पाया जाता है। एक कोशिका 2 बराबर भागों में, जैसे सैक्रोमाइसिस हमने पढ़ा था ईस्ट में, किस तरीके से एक सेल और न्यूक्लियर डिवाइड होकर के 2 सेल में बदल रहे हैं, उस तरीके का इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो वायरस के केस में भी हमने पढ़ा था, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस और ट्रांसडक्शन की प्रोसेस, ये तीनों मैकेनिज्म हम वायरस के केस में पढ़े थे, तो ये एज इट इज़ आपको बैक्टीरिया के केस में भी पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया का साइज़ और शेप कितना होता है, तो
ये वेरी करता है, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर इनका साइज़ जो है वो अलग अलग तरीके का होता है और इनका शेप भी अलग अलग तरीके का होता है। अगर हम बात करें कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, वैसे भी बैक्टीरिया कभी भी सिंगल नहीं पाए जाते, हमेशा कॉलोनी में पाए जाते हैं। तो जब भी हम इसे बायोटेक की किसी लैब के अंदर इसका कल्चरिंग करवाते हैं तो कल्चरिंग करवाने के लिए हमें एक पेट्री डिश के अंदर कुछ कल्चर मीडिया रखना पड़ता है और उस कल्चर मीडिया के अंदर कुछ स्पॉट्स की फॉर्म में आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, रेन वाटर है या हम सिंपल वाटर, तो एक पानी की बूंद में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो है 5 × 10⁶ बैक्टीरिया। इट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में और कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर इसी के साथ हम बात करें कि सॉइल में कितना है, तो 1 ग्राम सॉइल के अंदर 1 × 10⁻³ से लेकर के 1 × 10⁻9 μm तक की 1 μm की वैल्यू होती है 0.001 या हम ये कह सकते हैं 10⁻6 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में 1 ग्राम सॉइल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया, सबसे लार्जेस्ट साइज़ का बैक्टीरिया जो है वो कहलाता है सल्फ़र बैक्टीरिया और इसका साइज़ इसका नाम है थियोफाइसा वॉल्यूटेंस। 18 μm की इसकी वैल्यू है। इट मीन्स अगर यही डिजिट जो है वो 18 × 10⁻⁻6 इतने बड़े साइज़ का ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफरेंट शेप्स को लेकर के, तो बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स होती हैं। आपको 3 शेप्स को याद रखना है। एक है बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया, एक कोकस टाइप के बैक्टीरिया और एक है हेलिकल और स्पाइरल बैक्टीरिया। देखिए बेसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो हमेशा किस शेप में मिलेंगे आपको, रॉड शेप बैक्टीरिया कहलाते हैं। रॉड शेप मतलब एक छड़ के समान इनकी आकृति होती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके की है। यहाँ पर इनके नेम भी अलग अलग होंगे। जैसे अगर सिंगल बैसिलस है, सिंगल एक बैक्टीरिया है, तो उसे हम मोनोबैसिलस कहेंगे। 2 होंगे तो डाई या बाई बैसिलस कहेंगे। और अगर एक चेन में पाए जाते हैं तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। सिंगल है तो मोनो, 2 है तो डाई या बाई बैसिलस और 4-5 हैं तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। मतलब बैसिलस में आपको क्या याद रखना है कि ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कोकस टाइप के बैक्टीरिया, तो कोकस जो है वो सारे स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। स्फेरिकल का मतलब है गोल आकार के संरचनाएं, गोल शेप जो हो। तो अगर सिंगल है तो मोनोकोकस, 2 हैं तो बाई या डाईकोकस, 4 होंगे तो टेट्राकोकस। उसके साथ ही अगर बीडेड फॉर्म एक साथ 4-5 में हो तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, एक पूरा बंच प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो इस तरीके से ये अलग अलग नाम से आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि बैक्टीरिया किस फॉर्म में है। मतलब सिंगल होगा तो कोकाई या कोकस कहा जाएगा, 2 होंगे तो मोनो या डाई या बाई कहा जाएगा, 4 होंगे तो टेट्रा, अगर 4 से ज़्यादा हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, और एक ग्रेप्स लाइक बंच में प्रेजेंट होंगे एक अंगूर के गुच्छे के समान तो स्टेफाइलोकोकस हम उनको कहेंगे। उसके बाद आता है हेलिकल और स्पाइरुलर। स्पाइरल का मतलब होता है कुछ सर्पिल आकार के या कुछ मुड़े हुए अगर बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो एक जो है जिसमें देखिए यहाँ पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है और इसका जो टॉप रीजन है ये मुड़ा हुआ है। तो ये विब्रियो टाइप के बैक्टीरिया हैं। विब्रो को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, या स्पाइरुलम भी है। तो ये स्पाइरुलम भी यहाँ पर हमारा हेलिकल और स्पाइरल टाइप का बैक्टीरिया ही है जिसमें सर्पिल आकृति पाई जाती है। यहाँ पर फ्लैजिला के बेसिस पर भी बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया कि अगर बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिला होगा तो उसे हम कहेंगे मोनोट्राइकस। अगर 2 फ्लैजिला होंगे, दोनों तरफ 2 फ्लैजिला होंगे तो उसे हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। अगर सारी तरफ बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीट्राइकस।
इस तरीके से फ्लैजिला की बेसिस पर भी हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर, उसका शेप और साइज़ और उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि किसने सबसे पहले उसे खोजा था और किस वैज्ञानिक ने उसके बारे में क्या कहा था। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।